ज़ीरो आवर में आज कुछ तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर ब्रिटेन की है, जहां लंदन के कैम्डेन मार्केट में ज़बरदस्त आग लगी है। सेंट्रल लंदन में बने कैम्डेन मार्केट में रात के वक्त आग लगा और मार्केट के चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो कि लपटों में घिर गईं। दरअसल कैम्डेन बाजार का एक अलग ही अपना पुराना इतिहास है और इस इतिहास को इस आग में जिस तरह से लीला गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 70 फायर टेंडर्स यहाँ पर लगाए गए ताकि इस आग पर कोशिश की जाए कि काबू पाया जा सके, लेकिन ऐसा न हो पाया। कैम्डेन मार्केट में जिस तरह से आग बुझाने की कोशिश की गई, उसने प्रदर्शित किया कि कैसे आज लंदन में एक के बाद एक भीषण आग की घटनाएं हो रही हैं। दूसरी बड़ी तस्वीर हम आपको कर्नाटक की दिखा रहे हैं, हासन की, जहां नशे में एक नौजवान सीधे पुलिस वाले से दो चार हो बैठा। यह नौजवान एक पुलिस वाले की टोपी और उसकी मोटरसाइकिल चुरा कर भाग निकला। रास्ते में कुछ लोग मिले तो इसने हंसकर मुस्कुराकर उनसे बातें भी की, लेकिन इनकी किस्मत बहुत ज़्यादा देर तक साथ न दे पाई। दो पुलिस वाले इनका पीछा करते हुए आए और इन्हें धर पकड़ा और उसके बाद इस शरारती नौजवान की जो गत हुई वो अभी आप देखिए। ये पीछे से दौड़ते पुलिस वालों ने पहले इस नौजवान को पकड़ा। नशे में था ये नौजवान, पुलिस वाले की मोटरसाइकिल ले भागा था और उसकी टोपी भी और पुलिस वाले की मुस्तैदी भी ज़रा देखिए, दिख रही है कि शर्ट वर्ट सब बाहर निकले हुए हैं। और ये है अगर पुलिस का हाल हमारे देश में, तो आप समझ लीजिए कि क्या होता होगा। आइए अब जरा बात करते हैं आज किस तरह से पूरे देश में यह खबर सनसनी के तौर पर फैल गई, जब 3 महीने पहले सेना के मेजर गोगोई ने जिस व्यक्ति को अपनी जीप पर बांधकर इलेक्शन कमीशन के ड्यूटी पर तैनात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था, उस व्यक्ति को जिसे पत्थरबाज माना जा रहा है, उस पत्थरबाज को जम्मू कश्मीर के मानव अधिकार आयोग ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने की पेशकश की है। अब जरा सोचिए, एक तरफ केंद्र सरकार, खुद थल सेना अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष, तमाम अन्य गणमान्य लोगों ने मेजर गोगोई के इस कदम का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि उसे एक अहम कदम बताया ताकि पत्थरबाजों पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन वही व्यक्ति जिसे जीप पर बांधकर मेजर गोगोई ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था, अब उसे ही 10 लाख रुपए का इनाम और मुआवजा देने की बात कही जा रही है मानवाधिकार आयोग के द्वारा। और राज्य सरकार बाध्य है मानवाधिकार आयोग के इस फैसले को मानने में। तो क्या केंद्र और राज्य सरकारें अब आतंकवाद और पत्थरबाजों को लेकर अलग अलग नीतियां अपना रही हैं? देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें अब भी लोगों के जहन में जिंदा हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को लेकर सेना की भूमिका पर भी कुछ तबकों में सवाल उठा दिए गए थे। अब इसी घटना पर जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग ने एक बड़ा फैसला दे दिया है। आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि फारूक अहमद डार को 10 लाख रुपए का मुआवजा 6 हफ्तों के अंदर दिया जाए। इस घटना के बाद मानवाधिकार आयोग के सामने इस बाबत एक केस पेश किया गया था और आयोग ने इस घटना को मानवाधिकारों का हनन माना। सीधी सी बात यह कही है कि हमें ज्यूरिडिक्शन नहीं है। इट मीन्स कि जब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का आर्मी के ऊपर ज्यूरिडिक्शन नहीं है, हमें तो रास्ता खुल जाता है हाई कोर्ट में जाने के लिए। तो लिहाजा हम जाएंगे हाई कोर्ट में मेजर गोगोई के खिलाफ। तो अब जो ये बाइंडिंग की बात आप कर रहे हैं कि क्या स्टेट बाइंडिंग है, तो हमने चीफ सेक्रेटरी को, इसमें हमने चीफ सेक्रेटरी को भी ये लिखा है कि विद इन 6 वीक्स तो हमें इसका जो ये अमाउंट जो है 10 लाख रुपए, वो फारूक अहमद डार के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। वो कंप्लेंस रिपोर्ट वो विद इन 6 वीक्स उसने तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने पेश करना। आपको बता दें कि फारूक अहमद डार को जीप से बांधने वाले सेना के मेजर गोगोई ने अपने एक्शन को सही ठहराया था और मेजर गोगोई को खुद सेना प्रमुख की तरफ से रिकमेंडेशन मिला था। देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट ने कोई फैसला किया है, पार्टी का हम उस हक में नहीं है और हम अपेक्षा करेंगे कि सरकार इस पे चिंता करेगी कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन था भी न थी। और उसमें मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारे जो वहाँ पे लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं, जो हमारी सरकार में मंत्री हैं, इस पर वो एक रुख लेंगे, एक फैसला करेंगे। पर पार्टी की बड़ी स्पष्ट नीति है कि जनरल गोगोई ने कोई गलती नहीं करी और उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई मामला नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि और कोई ह्यूमन राइट वायलेशन भी नहीं था। वो एक परिस्थिति इस प्रकार की थी जिसमें से अगर वो ना करते तो शायद कुछ वायलेशंस होती। देखिए, साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आर्मी को भी बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, लेकिन साथ साथ इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको हम किसी भी तरीके से इनकरेज करें। हालांकि राज्य सरकार मानवाधिकार आयोग के मुआवजे के निर्देश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन डार को मुआवजे के ऐलान के बाद दोबारा इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है।
जम्मू कश्मीर के स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आज जम्मू कश्मीर सरकार को एक ऑर्डर इशू किया है, जिसमें ये लिखा गया है कि फारूक अहमद डार, जिसको इंडियन आर्मी ने 8 अप्रैल को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था, उसको 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। ये ऑर्डर आज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से निकला है और गवर्नमेंट को इशू किया गया है। हालांकि ये ऑर्डर अबाइडिंग नहीं है, गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेती है अभी तक सरकार ने ये नहीं कहा है, पर ये चीज़ जो है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्सेप्ट करती है कि फारूक डार को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया था और उसके लिए उसको कॉम्पनसेट करना ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कश्मीरी आतंकी की। अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बशीर लश्करी के साथी और उस आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिसका नाम संदीप शर्मा उर्फ आदिल बताया जाता है। यह आतंकी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आदिल SHO फिरोज की हत्या में शामिल था। आतंक का उत्तर प्रदेश कनेक्शन सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस के होश उड़ गए हैं और लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस का एक टीम का जत्था श्रीनगर रवाना हो चुका है। लश्कर का गैर कश्मीरी आतंकी संदीप शर्मा और आदिल की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। कश्मीर से दूर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा अपराधी आतंक से जुड़ गया। इसकी गिरफ्तारी इशारा करती है कि अब आतंक और अपराध के बीच का फासला कम होता जा रहा है। नापाक मंसूबों को पाले हुए यह दहशतगर्द अब पुलिस की गिरफ्त में है। संदीप शर्मा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जो आतंकी मंसूबों को पाले हुए लश्कर से जुड़ गया और इसने कई वारदातों को अंजाम दिया। संदीप को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से गिरफ्तार किया। संदीप अनंतनाग के उसी घर से पकड़ा गया है जहां लश्कर का कमांडर बशीर लश्करी मारा गया था। आतंकियों ने 17 लोगों को बंधक बनाया था। संदीप भी उन्हीं 17 लोगों में से था। पुलिस को संदीप पर शक हुआ और पूछताछ में सच सामने आ गया। जो हमारा ऑपरेशन बुरीठी भटपुरा दयालगाम में हुआ कुछ दिन पहले, ये आदमी हमने वहीं से गिरफ्तार किया, वहीं से रादर क्वेश्चनिंग के लिए लाया था। जब 17 लोग उन्होंने बंदी बनाए हुए थे, जब हम उनको रेस्क्यू करवा रहे थे तो उनमें ये भी एक था। तो उसी वक्त शक ये हुआ कि एक नॉन लोकल यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद जब क्वेश्चनिंग हुई, जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो ये सारे खुलासे सब चीजें सामने आई। संदीप पर कई संगीन आरोप हैं। पुलिस के मुताबिक संदीप लश्कर के कमांडर बशीर लश्करी के साथ SHO फिरोज की हत्या में शामिल था। मेजर जिसमें हमारे SHO को शहीद किया गया 5 लोगों के साथ। उसके बाद जो लोअर मुंडा में जो आर्मी की बस पे इन्होंने एम्बुश किया, जिसमें हुई लास्ट वन आर्मी सोल्जर। उसके बाद फिर जो हमारे हथियार लूटे गए जस्टिस अतार की गार्ड से, ये उन तीनों में ही वाज एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दिस। अब तक घाटी में दहशत फैलाने वाले दहशतगर्द या तो पाकिस्तान के होते थे या फिर घाटी में ही पल रहे गद्दार थे। लेकिन घाटी में यूपी के आतंकी कनेक्शन ने उत्तर प्रदेश पुलिस को भी सकते में डाल दिया है। पुलिस भी संदीप के बारे में जानकारियां जुटाने में लग गई। यूपी ATS ने संदीप यानी आदिल के परिवार पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर में इसके घर परिवार रिश्तेदारों से बातचीत कर रही है। ये अभी जानकारी हम लोग जम्मू से ले रहे हैं, बट अभी तक उन्होंने बताया कि लगभग 3 साल से ये नहीं था। सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी एक्टिव मोड में है। जहां एक तरफ सेना ने नौगाम में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, तो वहीं जम्मू पुलिस के इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। क्योंकि जिस तरह से संदीप शर्मा और आदिल के लश्कर से जुड़े होने के तार मिल रहे हैं, वो घाटी में आतंक के नए पैंतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। श्रीनगर से इदरीस लोन और लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर आज लगभग हर जगह चक्का जाम जैसी स्थिति रही और जबरदस्त ट्रैफिक जैम रहा। वजह थी सतलज यमुना लिंक, जिसे लेकर हरियाणा के तमाम राजनीतिक दल विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं, खास करके INLD ने इसे अपना बीड़ा बनाया है और इस तरह से मुहिम छेड़ा है जिस तरह से कि अगर ये सतलज यमुना लिंक का पानी हरियाणा के जनता को और हरियाणा के किसानों को नहीं मिल पाता तो इसी तरह से विरोध के स्वर बुलंद होते रहेंगे। और ये विरोध प्रदर्शित कर रहा है कि कैसे अब हरियाणा में सब कुछ ठीक बिल्कुल नहीं है। हरियाणा सरकार के पास SYL लिंक प्रोजेक्ट को लेकर कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ पंजाब ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। कुल मिलाकर अब
राजनीति इस पर हो रही है कि किसानों को पानी कैसे मिले। ऐसा लगता है जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी की जो राजनीति है कावेरी जल विवाद को लेकर, ठीक वैसा ही SYL लिंक कनाल को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच अब शुरू हो रहा है ये नया प्रकरण। पंजाब प्रदेश के वाहनों का पूरा जिला जींद की बात को माने, इसी के चलते आज हम ये मजबूर हुए रास्ता रोकने पर। सड़क पर जल युद्ध, सतलुज यमुना लिंक पर संग्राम छिड़ गया है, जिसकी अगुवाई हरियाणा की सत्ता से लंबे वक्त से बाहर इंडियन नेशनल लोकदल कर रहा है। पोस्टर बैनर के साथ सड़क पर बैठकें हो रही हैं, कुर्सियां लग गई हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पूरा चक्का जाम कर दिया है। INLD के कार्यकर्ता सुबह से ही हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जम गए थे। कार्यकर्ताओं ने NH1 पर शंभू बॉर्डर और अंबाला के बलदेव नगर में SYL नहर के निर्माण को लेकर हल्ला बोल दिया। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने फतेहाबाद के टोहना में और डबवाली के NH9 पर सहित 5 जगहों पर पंजाब आने जाने वाली गाड़ियों पर ब्रेक लगा दिया। केवल जगाने के लिए है कि पंजाब सरकार, केंद्र की सरकार और हरियाणा सरकार जागें कि प्रदेश का किसान जाग चुका है। हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण करवाएं और तुरंत से फैसला सुप्रीम कोर्ट का लागू करें। हालांकि इस प्रदर्शन से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने भी पूरी कमर कस रखी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। किसी भी घटना को रोकने के लिए जवानों का दस्ता एक्टिव मोड में है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब पंजाब विधानसभा ने 2016 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया, जिसके मुताबिक हरियाणा को पंजाब की नदियों से पानी देने के लिए बनाई जा रही सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण नहीं किया जाएगा। 2016 से पंजाब में 121 किलोमीटर नहर को पाटने का काम शुरू किया गया। SYL विवाद देश की सुप्रीम अदालत तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी इस पर कोई हल नहीं निकला है। 5 जजों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। 11 जुलाई को मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही INLD पानी की धारा से सियासत का मुकम्मल रोड मैप तैयार करने में जुटी है। इंडियन नेशनल लोकदल इस अभियान से अपनी खोई हुई सियासत चमकाना चाहती है और जाटों में पैठ मजबूत करना चाहती है, क्योंकि हरियाणा में खट्टर सरकार पर गैर जाट सरकार होने का आरोप लगता रहा है और इसी का फायदा INLD उठाना चाहती है। खट्टर सरकार पहले जाट आरक्षण के हिंसक आंदोलन की गवाह बन चुकी है। उस आंदोलन को पूरी तरह काबू करने में सरकार नाकाम रही थी और अब एक बार फिर वैसी हवा तैयार हो रही है। अगर इस बार भी खट्टर सरकार के हाथ से हालात फिसले तो विरोधियों को राज्य में काबिज बीजेपी सरकार पर हल्ला बोलने का बड़ा मौका मिल जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में, खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में जबरदस्त बारिश हो रही है और इस वजह से कई जगहों पर बाढ़ के न सिर्फ आसार हैं बल्कि ये तस्वीरें हैं जो प्रदर्शित करती हैं कि कैसे इन इलाकों में अब पानी इतना ज़्यादा है कि गर्मी तो छोड़िए, यहाँ लोग पानी से परेशान हैं। आपको दिखा रहे हैं इसी से जुड़ी ये खबर। सबसे पहले आपको अरुणाचल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां अरुणाचल में नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि अब हाथियों को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनकी मदद से गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, खास करके उन गाड़ियों को जो कि जल प्रवाह की वजह से फंस गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में आमतौर पर गाड़ियों के जरिए ही सामान और दूसरी चीज़ें अलग अलग जगहों तक पहुंचाई जा सकती हैं, क्योंकि रेलवे की सुविधा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ऐसे में आप देखिए हाथियों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बाढ़ के बीच से फंसी हुई इन गाड़ियों को ले जाया जा सके। अब जरा आपको असम का हाल दिखाते हैं। असम में भी ज़बरदस्त तरीके से बारिश हो रही है और खास करके जो तमाम पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जल प्रवाह बहुत ज़्यादा है। भूस्खलन की स्थिति वहां पर नहीं है, लेकिन लोग बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। खाने पीने के सामान की किल्लत होती दिख रही है और ऐसे में अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है पूर्वोत्तर के कुछ एक राज्यों में, जैसे कि मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड। इन तमाम जगहों पर बाढ़ और बारिश की वजह से ये तमाम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसा लगता है कि पहले गर्मी और अब पानी की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं लहर काल बन गई है। बारिश आई तो अपने साथ मुसीबत भी लेकर आई। मॉनसून के इंतजार में पथराई आंखों पर इतनी जोरदार बारिश हुई कि सब धुंधला हो गया।
बारिश ने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सबको अपने आगोश में ले लिया है। असम में बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है। असम के 18 जिलों में हालात बदतर नजर आ रहे हैं। गांव के गांव डूब चुके हैं। खेत खलिहान, घर मकान सब कुछ जल समाधि लिए नजर आ रहे हैं। नदियां भी पूरे उफान पर हैं। असम के बिगड़े हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात की और राज्य के मौजूदा हालात का जायजा लेने के अलावा उन्हें हर संभव सहायता मुहैया कराने का भरोसा दिया। वहीं राज्य सरकार ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत, बचाव और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। 18 जिला में खास करके हमारे 4 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ के लिए उनको काफ़ी भुगतना पड़ रहा है। तो इस सिलसिले में राज्य सरकार की तरफ से हर बाढ़ पीड़ित व्यक्ति को मदद किया जा रहा है। असम में बाढ़ की चपेट में 18 जिले हैं। करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 1096 गांवों पर बाढ़ का कहर है। 41,200 हेक्टेयर खेत पानी में डूब चुके हैं। राज्य सरकार ने 10 जिलों में 181 राहत शिविर बनाए हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं दूसरी ओर मणिपुर में बारिश आफत बनकर आई। लैंडस्लाइड से कोहराम मच गया। मूसलाधार हो रही बारिश ने मणिपुर को बेहाल कर रखा है। भारी बारिश से राज्य के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीरें राजधानी इम्फाल से करीब 35 किलोमीटर दूर तामेंगलोंगे के सिनाम गांव की हैं, जहां भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे 37 का ये हिस्सा पूरी तरह बह गया। जगह जगह हाईवे पर गहरी दरारें नजर आ रही हैं। हालांकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तुरंत मोर्चा संभाला और जेसीबी मशीनों की मदद से नेशनल हाईवे से मलबा हटाने के साथ ही नेशनल हाईवे की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया। लेकिन मणिपुर के लोगों के लिए यह आफत खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस बीच मौसम विभाग की माने तो मणिपुर को अगले 2 दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। यहाँ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। नागपुर के वेन डैम पर जबरदस्त हंगामा मच गया जब अचानक एक नाव पलट गई और उसमें तकरीबन 11 लोग बताए जा रहे हैं। यह हादसा कैसे हुआ, अगर आप ये जानेंगे तो बड़ा अफसोस होगा आपको। ये तमाम लोग दरअसल पिकनिक मनाने गए हुए थे और सेल्फी खींचना चाह रहे थे ताकि वो उसे अपने फेसबुक पर अपडेट कर सकें। और इस बीच किसी को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि सब लोग अगर एक साथ नाव में एक किनारे हो जाएं तो नाव पलट जाएगी और डूब जाएगी। और यही हुआ, 8 लोगों की मृत्यु हो गई। नाव पर युवाओं की मौज मस्ती, एक दूसरे के साथ ठहाके लगाते लोग, लेकिन पल भर में बदल गया मंजर। नागपुर के वेना डैम पर पिकनिक मनाने जा रहे इन युवाओं को शायद नहीं पता था कि इनमें से कुछ के लिए ये सफर आखिरी होने वाला है। जानकारी के मुताबिक 11 युवकों में से किसी एक के जन्मदिन होने की वजह से ये सभी लोग रविवार को पिकनिक मनाने के मकसद से गए थे। सभी गौंडखेरी के पास वेना नदी में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे थे। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई गाना गा रहा था। हालांकि ऐसा करने से नाव चालकों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। नाव चालक के मुताबिक सभी लोग नशे में थे और वो अपनी मनमानी कर रहे थे। शाम के 7 बजे की बात है। जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं 3 जन थे और 9 जन थे, नागपुर के थे। तो वो ड्रिंक करके थे, तो उनके वजह से वो सब कुछ हुआ। आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो भी है, उनके बताया एफबी पे लाइव चल रहा था उनका वीडियो। और ड्रिंक करके थे। एक तो नाव में डांस करते वक्त सेल्फी लेते हुए अचानक संतुलन बिगड़ गया और नाव गहरे पानी में डूब गई। हालांकि कुछ लोग खुशकिस्मत रहे जिन्हें बचा लिया गया, लेकिन 8 लोगों की हादसे में मौत हो गई। टीम न्यूज़ नेशन।